बैठो तो सही। चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे को मैं आवाज मेरी आवाज सुनाई दे रही है ऑनलाइन में? आई एम ऑडिबल? बताइए सब। क्या ऑनलाइन में सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? ऑनलाइन में सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ज्वाइन ही नहीं हुए, लगता है कि पता नहीं क्या है। यस, अच्छा, ठीक है। अब आप लोगों की क्लास लेट छुट्टी है क्या? आप लोगों की क्लास लेट छुट्टी क्या? यस। तो ठीक है, चलो आपको मैं 5 मिनट का ब्रेक और दे रहा हूँ, है ना? वैसे भी अभी 5:35 हो रहे हैं मेरे पास क्लॉक में, तो 5:40 पे स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? मैं क्लास ऑन रख रहा हूँ, वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो।
ओके, वेलकम ऑल। वापस स्टार्ट करते हैं अपन। तो ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं, आई होप सब बच्चे वापस आ गए हैं। जल्दी से आ जाइए, मैंने 5 मिनट बोला था, एग्जैक्टली 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, ओके। एक हमारे पास ऑफलाइन में नई एंट्री दिख रही है। तो कहाँ थे इतने दिन? चलो ठीक है, मतलब अभी सीबीएसई एग्जाम जस्ट आने वाली है, सिलेबस एंडिंग के अब 2 4 5 दिन बचे हैं। तो अब आपने ऑफलाइन आने की इच्छा जताई, अच्छा करा वैसे तो। कैसे पापा? हाँ, मतलब पापा मम्मी ही थोड़ा सा मतलब बच्चों को अच्छी चीजों के लिए फोर्स करते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, थोड़ा खुद से भी हो गया, जब अच्छा बोला तो खुद से भी हो गया। हाँ, ओके ठीक है, चलो बढ़िया। तो बच्चों का धीरे धीरे ऑफलाइन फ्लो आ रहा है। और छोटे छोटे बच्चों के भी स्कूल चालू होने वाली, पता है? हो गए क्या? अच्छा, मुझे तो अब पता चला। हाँ, अच्छा। तो क्लास 1 के बच्चों के भी, क्लास 1 के KG1 KG2 के बच्चों को भी चालू होने वाली स्कूल, है ना? हाँ, तो मतलब बढ़िया चीज हो रही है यार, ये तो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने वाली है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी हम बोलेंगे कि आगे जो रिवीजन वगैरह होगा ना आफ्टर सीबीएसई, वो ऑफलाइन आइएगा, है ना? अच्छे से जो भी रिवीजन की क्लासेस होगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रखेंगे। तो कोशिश करना ऑफलाइन आके करना, और यहीं बैठ के क्वेश्चंस करो, जो भी प्रैक्टिस करना है करो, टीचर से डाउट वाउट क्लियर कराओ, रिवाइज करो अच्छे से। नोट्स आपके रिवाइज करो अच्छे से, सीबीएसई में कर ही लोगे वैसे तो अभी बोर्ड्स के लिए। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना। तो प्रीवियस क्लास में टॉपिक क्या चल रहा था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या क्या पढ़ लिया था? 3 कॉन्फ़िगरेशंस में ट्रांजिस्टर सर्किट में कनेक्ट होता है, ऐसा पढ़ा था क्या? कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। मीनिंग क्या होता है इनका? मतलब बस बैटरी को जोड़ने का तरीका है ना, और कुछ नहीं है, बस बैटरी को जोड़ने का तरीका है। ठीक है। एक्टिव मोड में ही बायस करते हुए हम 3 तरह से सर्किट ड्रॉ कर सकते थे, सर्किट जोड़ सकते थे, बैटरी का टर्मिनल एक जगह कॉमन रखते हुए। तो अगर बेस टर्मिनल पे दोनों बैटरी कॉमनली जुड़ी है तो अपन बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इमिटर टर्मिनल पे कॉमन जुड़ी तो उसे कॉमन इमिटर। अच्छा, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में अपन एक करंट गेन नाम की चीज डिफाइन करी थी। वो क्या होता था? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। हर कॉन्फ़िगरेशन का अपना आउटपुट करंट डिफाइन करा था, अपना इनपुट करंट डिफाइन करा था। तो अल्फा बीटा गामा अपन इनकी करंट गेन बोली थी, इनके रिलेशन भी सीख लिए थे अपन ने, है ना? फिर अपन स्टार्ट करे हुए थे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, है ना? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी जो जस्ट लाइक एक डायोड आ जाती है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, है ना? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई थी? कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करा था, जस्ट मिनट में पहले बोर्ड पे एक तो मार्किंग कर लो। कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, सर जब तक बोर्ड चलेगी तब तक कोचिंग की लीव रहेगी? हम देख रहे हैं हो सकता है कि लीव रखे, या फिर MP बोर्ड के बच्चों के लिए हम कुछ क्लासेस रख लेंगे। आगे क्या नोटिस? हाँ, 1 से 15 तक ऑफ का आ भी गया, अच्छा। ठीक है, शायद मैं मुझे नहीं पता चला। लेकिन कुछ बात चल रही है कि MP बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ रखने का ट्राई कर रहे हैं, है ना? MP बोर्ड के बच्चों को क्यों खाली छोड़े, है ना? हाँ, हमारी क्लास में फिलहाल एक ही है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं, तो 2 है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ऑफ रहने का है, लेकिन देखते ऑनलाइन कुछ क्लास रख देंगे, ऐसा देखेंगे। MP बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ, MP बोर्ड का कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक वैसे तो है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा अगर पढ़ना उनको रिवीजन रिवीजन कुछ करा देंगे, कुछ देखेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी तो अपन वापस ट्रांजिस्टर पे आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती ना, वो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम क्या बनाया था, सर्किट क्या जोड़ा था अपन ने। हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे। वो तो एक ही बनती है दोनों की। यहाँ पर अपन ने बैटरी लगा दी थी बेस वाले टर्मिनल में, एक रजिस्टर जोड़ दिया था, इसको बेस वाला रजिस्टर बोल दिया। यहाँ पर एमीटर करंट पता करने के लिए, और यहाँ पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बोलना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। और इधर हो सकता है रजिस्टर जुड़ा हो, बैटरी हो। यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो ऐसा सर्किट बनाया था हमने। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था बेस और इमीटर के बीच वाला, है ना, ये टर्मिनल था इमीटर वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल था बेस वाला टर्मिनल। तो ये वोल्ट मीटर मेजर करा था BBE,
ये एमीटर जो करंट मेजर कर रहा है वो है आईपी, इधर जो एमीटर करंट मेजर कर रहा है वो क्या है, आईसी। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ई, तो ये वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है, वीसीई। ये बैटरी को क्या बोला, वीसीसी। ये रजिस्टर आरसी, ये रजिस्टर आरपी, और ये बैटरी वीपीवी। ठीक है, ये सबके इस तरह के नाम दे दिए अपन ने, है ना। फिर हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी, तो इनपुट का पोटेंशियल डिफरेंस वीपीई और इनपुट करंट आईपी के बीच में ग्राफ बनाया था, सही बात है क्या, है ना। आईबी और वीबीई का ग्राफ, इसे बोला था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, बिल्कुल डायोड जैसा दिखने वाला ग्राफ आया था ये, है ना। इनफैक्ट कट ऑफ पोटेंशियल भी वही आता है सेम, अगर सिलिकॉन का डायोड हो तो, है ना, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलो। फर्क क्या होता है यहाँ पर, आईवी जो करंट से वो किस ऑर्डर में होता है, 10 माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में, 10 माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर है, मतलब यहाँ जो वैल्यूज होगी 10 20 30 40 50 माइक्रो एम्पियर, इस तरह का ऑर्डर होता है। तो बेस करंट कम क्यों होता है, क्योंकि इमीटर से जितने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स निकलते थे वो बेस में सारे रुकते थोड़ी थे, उनका एक फ्रैक्शन ही रुकता था बेस में, तो इसलिए बेस करंट एक फ्रैक्शन होता है बस इमीटर करंट का। क्लियर, चलो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम डिफाइन कर सकते थे, डायनामिक रेजिस्टेंस। हमने जो डायोड में डिफाइन करा था, तो यहाँ इनपुट के पोटेंशियल और इनपुट के करंट से जो रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे, इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस अगर निकाले यहाँ पर, जिसको हम आर इन बोलेंगे, हो जाएगा चेंज इन इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन इनपुट करंट विच इज आईबी। तो ये रेशियो क्या होने वाला है, डेल्टा वीबी यहाँ बहुत छोटा करना पड़ता है आपको, यहाँ माइक्रो मिली वोल्ट्स का चेंज कर दो तो ये करंट काफी चेंज हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर मिली वोल्ट्स का है और यहाँ करंट का ऑर्डर टेंस ऑफ माइक्रो एम्पियर का है, तो रेशियो किस ऑर्डर में आएगा बताओ, नहीं, ये मिली एम्पेयर्स के ऑर्डर का है, ये टेंस ऑफ माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का है, तो हंड्रेड्स ऑफ ओम का ऑर्डर आएगा ना, 10 पावर 2 ओम्स का ऑर्डर आएगा ना इसका। तो समझ में आ रही बात, ऑर्डर, है ना। तो 10 पावर 2 ओम्स का रेजिस्टेंस बहुत कम है। ट्रांजिस्टर्स में रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, नॉर्मली सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस मेगा ओम्स के, किलो ओम्स के ऑर्डर के होते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस होते हैं, और ये तो फिर 100 200 ओम तो बहुत कम रेजिस्टेंस हो गया। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम आ रहा है, ट्रांजिस्टर में इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम आता है। बात समझ में आई, ये क्लियर अंकित, ध्यान दो इधर थोड़ा, है ना, पेन हिलाना बाद में। अगला पॉइंट, तो ये अभी अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किनके बीच में ग्राफ था, बोलो जल्दी से, वीसी वर्सेस आईसी। तो ये ग्राफ कैसा बना था, क्या करेगा, चलो हाँ। आईसी वर्सेस वीसी का, आईसी वर्सेस वीसी का ग्राफ, तो वो ग्राफ कैसा आया था हमारा, शुरू में बहुत स्टीप ग्राफ था, लेकिन एक लिमिट के, एक पॉइंट के बाद जाके फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा आईसी हो गया था। तो ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली शुरू में जब वीसी की वैल्यू बहुत कम थी तो ग्राफ एक्चुअली सेचुरेशन रीजन में है। वीसी जब बहुत कम रखा था तो बी कलेक्टर और बेस के बीच में जो रिवर्स बायसिंग होती है वो होती ही नहीं है। अगर आप वीसी को 0 कर देते हो ना तो उल्टा वहां फॉरवर्ड बायसिंग थी, सेचुरेशन रीजन में था, शुरू का ग्राफ यहाँ सेचुरेशन रीजन में, एक्टिव रीजन में तो ये वाला पोर्शन है। तो एक्टिव रीजन में आईसी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है वीसी चेंज करने से। क्लियर,
अब यहाँ पर भी अपन डिफाइन कर सकते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वीसी अपॉन डेल्टा आईसी। जैसा इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन करा वैसे आउटपुट रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या सोचते हो क्या होगी, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पोटेंशियल चेंज कर दो, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, लेकिन करंट में चेंज निग्लिजिबल होता है, मिली एम्पेयर का मुश्किल से चेंज आता है ना, 0.1 मिली एम्पेयर का जैसे चेंज आता है। तो ये 2-4 वोल्ट का भी चेंज करो तो ये 0.1 एम्पेयर का चेंज आ रहा है, 0.1 मिली एम्पेयर का चेंज आ रहा है। तो रेशियो किस ऑर्डर में आएगा, 10⁴ में आ जाएगा, 10⁴ ओम्स के ऑर्डर में आ जाएगा ये, है ना। ये रेशियो किस ऑर्डर में आने वाला है, 10⁴ ओम। तो काफी हाई रेजिस्टेंस होने वाला है यहाँ। तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई। तो ट्रांजिस्टर में इनपुट में रेजिस्टेंस कम, आउटपुट में रेजिस्टेंस ज्यादा, इसलिए इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर ट्रांजिस्टर। कुछ कॉन्सेप्ट ट्रांजिस्टर वर्ड जो है ना उसका यहीं से आया था। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट आउटपुट में अलग अलग रेजिस्टेंस दिखते हैं। इनपुट में रेजिस्टेंस लो है, आउटपुट में रेजिस्टेंस हाई है। तो इनपुट लो रेजिस्टेंस पे एंटर हो रहा है, आउटपुट हाई रेजिस्टेंस में मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस का ट्रांसफर हो गया, इसलिए वर्ड क्रिएट हुआ था ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर, ऐसे वर्ड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो समझ में आई बात। चलो नोट कर लीजिए ये एक्स्ट्रा जो एक दो छोटी छोटी चीजें पड़ी। अब हम बनाएंगे आउटपुट वर्सेस इनपुट। अब हम बनाएंगे आउटपुट वर्सेस इनपुट। तो आउटपुट वर्सेस इनपुट का मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे वीसीई का वेरी करते हुए, वीसीई का पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करते हुए देखेंगे जब इनपुट का पोटेंशियल डिफरेंस बीबी चेंज करेंगे। इसे बोलेंगे आउटपुट वर्सेस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे, आउटपुट वर्सेस इनपुट। ये आउटपुट का पोटेंशियल डिफरेंस था और ये इनपुट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आउटपुट वर्सेस इनपुट। समझिए बात। अच्छा, ये ग्राफ बनाते समय अपन ने वीपी को कांस्टेंट रखा था, है ना। ये ग्राफ बनाते हुए वीसी को कांस्टेंट रखा था, लेकिन अब अपन वीपी को चेंज कर रहे हैं और वीसी का चेंज देखना चाह रहे हैं, तो देखने के लिए अपन वीसीसी कांस्टेंट रख लेते हैं। यहाँ जो करंट आईसी जाता है, बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल इमीटर का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल कलेक्टर का पोटेंशियल, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वीसी तो है। आप जरा किरचॉफ लॉ लगाओ, इमीटर से गए ऊपर वीसीसी माइनस यहाँ जो करंट है वो आईसी तो था, आईसीआरसी, ये होगा ना वीसी। देखो जरा किरचॉफ लॉ से, यहाँ से स्टार्ट कर रहे इमीटर से, करंट की डायरेक्शन में गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ था ही नहीं, यहाँ बैटरी को क्रॉस करा वीसीसी, रजिस्टर को क्रॉस करा आईसीआरसी। सही बात है, रजिस्टर को क्रॉस करा आईसीआरसी, बस यहाँ पे पहुंच गया कलेक्टर वाले टर्मिनल पे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वीसीई का। अब मैं यहाँ वीसीसी को फिक्स रख रहा हूँ, इस बैटरी को फिक्स रख रहा हूँ, और यहाँ का बैटरी को चेंज करके वीबी को चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, वीसीसी को कांस्टेंट रख दिया मैंने और वीबी को चेंज कर रहा हूँ बाय चेंजिंग दिस सेल। तो उससे क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, वीबी, और मैं यहाँ करस्पॉन्डिंग चेंज को ग्राफ में देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो बताओ मैं वीबी को 0 कर दूं, 0 पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बेस और मीटर के बीच में, तो क्या होना चाहिए, बेस और मीटर के बीच में 0 पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होना चाहिए, बताओ बताओ। ऑनलाइन में कुछ समझ में आ रहा है किसी को, ऑफलाइन में किसी को आ रहा है, बताओ। क्या बेस में कोई करंट आएगा, तो क्या इमीटर से कोई इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, तो क्या कलेक्टर कुछ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा, तो क्या कलेक्टर का कोई करंट आएगा, तो आईसी क्या होगा, और अगर आईसी 0 हो गया तो हमें अब वीसी की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी। तो जब वीबी को 0 रखा तो वीसीई की वैल्यू वीसीसी के बराबर, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, है ना। जब तक वीबी कट ऑफ से बढ़ता नहीं, जब तक बेस इमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कट ऑफ से बढ़ाओगे नहीं, तब तक इमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का या होल जो भी इमिट हो रहे थे वो इमिट होना स्टार्ट नहीं होंगे, तब तक कलेक्टर करंट भी नहीं आएगा कुछ। और कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट अगर 0 रहा तो इमीटर और कलेक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस वीसीसी के बराबर रहेगा, है ना। तो अप टू कट ऑफ पोटेंशियल ऑलमोस्ट वीसीसी के बराबर हमको आउटपुट मिलता है। लेकिन जैसे ही कट ऑफ से आगे बढ़ते, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज करने पर काफी लार्ज चेंज होता है करंट में, दिख रहा है आपको। आफ्टर कट ऑफ इवन अ स्मॉल पोटेंशियल चेंज क्रिएट्स अ लार्ज करंट।
मतलब बेस में बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, और बेस का करंट एक कलेक्टर करंट का फ्रैक्शन ही तो था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कलेक्टर में भी बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा, और कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो यहाँ क्या होगा, कम होगा, और बहुत स्टीपली होना चाहिए ना ये भी, है ना, तो बहुत स्टीपली अब VC क्या होगा, कम होगा, तो ऐसा स्टीप ग्राफ बनेगा ये। स्टीप मतलब बहुत तेजी से कम होता हुआ ग्राफ बनेगा, तो ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा, बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हमको चेंज क्रिएट करना पड़ेगा, डेल्टा वी भी बहुत छोटा सा क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें ही ऑलमोस्ट जीरो जैसा पहुंच जाएगा ये, बहुत जल्दी पोटेंशियल ड्रॉप होके जीरो जैसा पहुंच जाएगा, तो समझे, तो समझ में आई बात। लेकिन अब देखो धीरे 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 वीसी कम होते जा रहा है, वीसी कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, वीसी कम होते गया, कम होते गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पॉइंट से ज्यादा वीसी कम हो गया तो सेचुरेशन मोड में चले जाएंगे हम, एक पॉइंट से भी ज्यादा कम हो गया वीसी तो सेचुरेशन में चले जाएंगे, फिर क्या होगा भाई, उधर जो बेस और इमिटर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सेचुरेशन वाली हो गई, रिवर्स बायसिंग ही नहीं बची, तो जो इमिटर से इलेक्ट्रॉन या होल इमिट हो रहे वो कलेक्टर कलेक्ट ही नहीं करेगा, तो कलेक्टर करंट फिर से क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा, जो कलेक्टर करंट इंक्रीज होने की वजह से VC कम हो रहा था अब वो कलेक्टर करंट बढ़ना ही बंद हो जाएगा, तो फिर एक लिमिट के बाद जाके फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा आपको दिखने लगेगा, क्योंकि आप किस रीजन में पहुंच गए, सेचुरेशन, तो आप VC को कम करते जा रहे हो, ये देखो VC ही है यहाँ पर, VC कम करते जा रहे हो, कम करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सेचुरेशन रीजन में पहुंच गए उसके बाद जाकर फिर आप अब आपका ज्यादा VC चेंज नहीं होने देगा, मतलब आप बढ़ा रहे हो, यहाँ से VB बढ़ाने से क्या कर रहे हो, आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजोगे, मीटर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लेकिन कलेक्टर कलेक्ट नहीं करेगा उनको, क्योंकि कलेक्टर और बेस की इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो अब करंट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा फिर पोटेंशियल मिलता है, तो कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है हमारे पास किसके बीच में, VC मतलब आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, VB मतलब इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसका ग्राफ बन गया, आउटपुट वर्सेस इनपुट, ठीक है, नोट करिए जल्दी से, आउटपुट वर्सेस इनपुट, बताइए ऑनलाइन में सबको समझ में आया, या ऑफलाइन के बच्चे तो मुझे बता रहे हैं उनको दिख रहा है क्लियर है, ऑनलाइन के बच्चे जल्दी से बताइए, क्रिस समर्थ का रिप्लाई है यस, क्रिस आपको क्लियर, क्रिस थॉमस, मुझको इस साल एक भी बार याद नहीं आ रहा कि क्रिस ने रिप्लाई करा है, चलो यस वेरी गुड, आदित्य को भी क्लियर है, सौम्या निमा, सौम्या निमा आपको क्लियर, सौम्या, चलो सौम्या को पता नहीं क्या आवाज नहीं आ रही है कि क्या दिक्कत है, किसी होंगे हाथ में दिला के मुझे भी शायद, चलो नोट हो गया, चलो सौम्या का भी रिप्लाई आ गया, वेरी गुड, सौम्या ने शायद पहली बार ही रिप्लाई करा है जितना मुझे याद है, हाँ नोटेड भी है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ है ना इससे बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, स्विच जैसा, तो स्विच का मीनिंग क्या है पहले तो वो समझते हैं, है ना, तो आप देखो जब वीपी लो था, जब बेस और इमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत लो रखा अपन ने, यहाँ पर बैटरी लो पोटेंशियल के लगाई, तो कलेक्टर करंट आ ही नहीं रहा था, इस रजिस्टर को कोई करंट नहीं मिल रहा है, ऑल दो यहाँ बैटरी लगी हुई है लेकिन उसको करंट नहीं मिलेगा, समझे कुछ बात, तो इस रजिस्टर में करंट को तुम कंट्रोल कर सकते हो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस से, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ा दिया, हाई कर दिया, तो इसमें करंट आया, तो इसका करंट का स्विच उधर है, वो पोटेंशियल हाई होगा तो यहाँ करंट आएगा, वो पोटेंशियल लो तो करंट नहीं आएगा, इवन तो बैटरी लगी हुई है,
तो समझ में आ रहा है, हम इस रजिस्टर में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय दिस VBE, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस से इस रजिस्टर का करंट कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना। सो वी कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ। यहाँ पे मान लो एक बल्ब होता तो भले बैटरी लगी हुई है लेकिन उस बल्ब को ऑन या ऑफ होना उधर से कंट्रोल हो रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो वी कैन यूज दिस ट्रांजिस्टर सिस्टम एज अ स्विच। एक स्विचिंग का मतलब ये भी होता है कि वोल्टेज लेवल की स्विचिंग हो गई। आपने इनपुट में लो लगाया तो आउटपुट हाई है, देखो जब इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस हाई हुआ तो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टेज लेवल की स्विचिंग हो गई। आप इन दोनों पॉइंट के बीच में लो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ तुम हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो तो इधर तो वोल्टेज लेवल की स्विचिंग क्रिएट कर दिया, तो समझ में आ रहा है। तो ट्रांजिस्टर के ऐसे एप्लीकेशन हो सकते हैं, एज अ स्विच जैसा हो सकता है। स्विच का मतलब कंट्रोल करना भी हो गया, है ना। चलो ये चीज क्लियर हुई अच्छे से। तो ये खुद से पहले तो लिख लो कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, लिख लो खुद से। आया समझ में क्या मतलब अच्छे से, बोलो। आप ये देखो ना, बेस इमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस जब लो था तो VCE क्या था, हाई। और जब VB हाई कर दिया तो ग्राफ नीचे आ गया, मतलब आउटपुट क्या मिला, लो। बल चलो, तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ट्रांजिस्टर के। अभी जैसे अपन ने देखा कि करंट को कंट्रोल करने के लिए स्विच जैसा काम कर सकते हैं ट्रांजिस्टर से, है ना। अब अपन पढ़ेंगे एम्पलीफायर, तो पहले ये नोट कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ एम्पलीफायर। बस बस चलो इधर आओ। तो अब अपन नेक्स्ट चीज समझते हैं एम्पलीफायर। तो आप सबने एम्पलीफायर अगर डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ भी यूज करा है, जनरली डेस्कटॉप्स में अलग से स्पीकर सिस्टम लगाना होता था, है ना। लैपटॉप में तो सब इनबिल्ट होता है लेकिन डेस्कटॉप में स्पीकर सिस्टम अलग से लगाते हैं। और वो जो स्पीकर सिस्टम होता है वो आपकी आवाज, आप नॉब्स रहते हैं जिसको घुमाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना। आजकल टच स्क्रीन हो जाते हैं तो टच स्क्रीन हो जाता है, मतलब भाई बढ़ा सकते हो वॉल्यूम, कहने का मतलब है। अब जैसे ये जो हमारे रूम में लगा हुआ है, हमारे रूम रूम में एम्पलीफायर सिस्टम लगा है, स्पीकर सिस्टम लगा है। ये जो मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ ये माइक उसको कैच कर रहा है साउंड को, और उस साउंड को EM वेव्स के थ्रू ये ट्रांसमीटर, वहाँ रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर तक जा रही है इन्फॉर्मेशन, वो रिसीवर उसको एम्पलीफाई कर रहा है और स्पीकर उस साउंड को एम्पलीफाई करके रूम में पहुंचा रहा है ना। इसकी अपन गेन भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस माइक में गेन कंट्रोल करने की चीज भी, यहाँ पर एक बटन है जिसको घुमाऊं अगर मैं तो ज्यादा आवाज आने लग जाएगी मेरी। जैसे थोड़ा ट्राई करें, आई, है ना। तो वॉइस को अपन इसमें क्या करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाता है, क्या होता है, क्यों साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो वो एक्चुअली साउंड की इंटेंसिटी नहीं बढ़ाता है, वो क्या करता है कि वोल्टेज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। कोई सिग्नल जो बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड का था उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, और एम्पलीट्यूड बढ़ने से ऑटोमेटिकली उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। EM वेव की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप उनकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, वो बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड बढ़ाना है। तो सिग्नल की भी आप एम्पलीट्यूड बढ़ाकर उसकी क्या बढ़ा सकते हो, और साउंड की इंटेंसिटी को अपन रिलेट करते हैं उसकी लाउडनेस से। हमारे ईयर्स को जो साउंड ज्यादा इंटेंसिटी का है वो सुनाई देता है उसकी लाउडनेस के टर्म में, वो ज्यादा लाउड सुनाई देता है, ठीक है। तो अब ये एम्पलीट्यूड बढ़ाने का काम करता है एम्पलीफायर। अब वो कैसे करता है, तो ध्यान से देखो जरा इस सर्किट में। अगर इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस के स्मॉल फ्लक्चुएशन क्रिएट करे जाए, मान लीजिए VB की वैल्यू इतनी सेट करी, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको इस वैल्यू पे मिलेगा। आपने इनपुट को इस वैल्यू पे सेट करा तो आउटपुट की ये वैल्यू आएगी, सही बात है क्या।
है ना, आपने इनपुट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा कर दी, ये कर दी, तो उस समय अब आपको आउटपुट की वैल्यू ये मिलेगी ना, इनपुट की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी तो आउटपुट की वैल्यू ये मिलेगी ना। देख पा रहे क्या सब ये, है ना। तो अब अगर मैं टाइम के साथ इनपुट की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करूं तो करस्पॉन्डिंगली आपको आउटपुट में ऐसे फ्लक्चुएशंस मिलेंगे ना। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बीबी के स्मॉल फ्लक्चुएशंस क्रिएट करने की वजह से बीसीई के लार्ज फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, इनपुट का पोटेंशियल स्मॉल एम्पलीट्यूड से फ्लक्चुएट करने पर आउटपुट का पोटेंशियल के फ्लक्चुएशन हो रहे हैं विथ लार्ज एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीफायर, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फ्लक्चुएशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, बस यही एम्पलीफायर है। तो समझ में बात। सर्किट थोड़ा सा सही करना पड़ता है एम्पलीफायर के लिए। तो सर्किट में क्या चेंजेस करना पड़ते हैं मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। अभी अमीटर वोल्टमीटर की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हम तो एम्पलीफायर बना रहे हैं। तो एम्पलीफायर बनाने के लिए हम ना यहाँ पर जिस सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है वो सिग्नल यहाँ पे फीड कर देते हैं, वो सिग्नल यहाँ पे फीड कर देते हैं। तो मान लो कोई माइक वाइक था जिससे कुछ इनपुट सिग्नल आया, उसको यहाँ फीड कर दिया यूजिंग अ कैपेसिटर। वो जो सिग्नल फीड करा वो बीबी में फ्लक्चुएशन क्रिएट कर रहा है, उससे यहाँ वीसी के फ्लक्चुएशन होंगे। और वीसी के फ्लक्चुएशन में से आपको केवल फ्लक्चुएशंस को लेना है, आपको डीसी पार्ट को नहीं लेना है। तो यहाँ फिर एक कैपेसिटर लगा के यहाँ पर आपको वी आउट मिल जाता है। ये जो हमने कैपेसिटर्स लगाए हैं ना इनको कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कपलिंग कैपेसिटर। एक कैपेसिटर यहाँ एक कैपेसिटर यहाँ जो लगा है ये क्या है? कपलिंग कैपेसिटर। ये भी कपलिंग कैपेसिटर है। इन कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर आपने एसी पढ़ा है, आप जानते हैं कैपेसिटर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं उनको लो रेजिस्टेंस देता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, डीसी सिग्नल को तो एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। मतलब डीसी को तो अलाउ ही नहीं करता वो। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब डीसी के लिए तो कैसा हो जाता है? ओपन सर्किट जैसा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट जैसा। और एसी के लिए क्या हो जाएगा? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए शॉर्ट सर्किट जैसा। तो उधर का जो वोल्टेज है जो मैं बोल रहा हूँ तो उससे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड वेव्स हाई फ्रीक्वेंसीज की होती है। हमारे बोलने से 300 हर्ट्ज से लेकर 3100 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। कहाँ से कहाँ तक? 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज जनरेट होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसीज के जो हमारे बोलने से सिग्नल जनरेट होते हैं ये कैपेसिटर उनको इजीली इधर अलाउ करता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी को लो रेजिस्टेंस देता है। वो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की वजह से यहाँ का पोटेंशियल फ्लक्चुएट होने लगता है, लेकिन इधर का जो डीसी पोटेंशियल है उसकी वजह से उधर कोई करंट नहीं जा पाता, क्योंकि डीसी को ये ब्लॉक करता है। इस बात समझ में आई? ठीक है। तो उधर के एसी फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ का पोटेंशियल फ्लक्चुएट करता है, और वो इनपुट के पोटेंशियल के फ्लक्चुएशन से आउटपुट में पोटेंशियल फ्लक्चुएट करेगा। समझ में आ रही बात? अब आउटपुट का पोटेंशियल देखो एक डीसी वैल्यू पे ऊपर नीचे चेंज हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट था तो यहाँ पे 5+1 5-1 ऐसा हो गया, 6 और 5, 6 और 4, 6 और 4 के बीच में फ्लक्चुएट चल रहा है। आपको तो 0 वोल्ट के ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? अगेन एक कैपेसिटर लगा देते हैं। उस कैपेसिटर से क्या होता है, यहाँ पे जो सर्किट वहां पे जो फ्लक्चुएशन में डीसी वाला पोटेंशियल था वो हट जाता है, तो फिर आपको केवल फ्लक्चुएशन 0 वोल्ट पे ऊपर नीचे मिलते हैं। तो समझ में बात? कुछ समझ में आया? तो कैपेसिटर का काम क्या होता है यहाँ पर? डीसी हटाना, केवल फ्लक्चुएशंस को पास करना। क्लियर? इसलिए कैपेसिटर को यहाँ क्या बोलते हैं? कपलिंग कैपेसिटर। चलो पूरा सिस्टम समझ में आया अच्छे से? एम्पलीफायर क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है? और एम्पलीफायर करता क्या है? फ्लक्चुएशन में जो एम्पलीट्यूड था उसको बढ़ा देता है। आप यहाँ देखो वो स्मॉल एम्पलीट्यूड और यहाँ पर ज्यादा है। अच्छा, अब ये अगर समझ में आ गया तो पहले तो नोट कर लो, फिर इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और मुझे बताना है वो बताऊंगा मैं। हाँ, हर जगह एम्पलीफायर ऐसे ही बनते हैं। एम्पलीफायर, जोर से बोलो। एम्पलीफायर, हम अभी सर्किट की बात कर रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं एम्पलीफायर का सर्किट, एम्पलीफायर के अंदर क्या सर्किट है। तो एम्पलीफायर क्या बना कैसे बनाते हैं अपन? यूजिंग ट्रांजिस्टर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से इतना।
आरओ के क्या? चलो, तो एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट समझा हमने अभी, है ना। अब जो यहाँ स्मॉल एम्पलीट्यूड का फ्लक्चुएशन है, देखो जब मैं इनपुट को बढ़ा रहा हूँ तो आउटपुट कम हो रहा है, दिख रहा है आपको? जब हम हाई वोल्टेज को हाई कर रहे हैं तो यहाँ कम हो रहा है ना, डिक्रीज होता है। तो इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट कम होता है और इनपुट कम करने पे आउटपुट, तो एक तरह से 180 डिग्री का फेज चेंज है ना। तो जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन से एम्पलीफायर बनता है, उसमें 180 डिग्री का क्या होता है, इनपुट और आउटपुट में फेज चेंज। अगर अपन कॉमन बेस एम्पलीफायर बनाते हैं ना तो उसमें ये नहीं होता। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में नहीं है कॉमन बेस, लेकिन ऐसी एक इन्फॉर्मेशन बता दी मैंने कि कॉमन बेस में फेज चेंज नहीं होता। लेकिन कॉमन बेस में गेन भी ज्यादा नहीं आती। यहाँ पर जो रेशो आएगा ना, यहाँ पे जो स्मॉल चेंज है इनपुट का, डेल्टा वी इन, और जो चेंज हुआ है आउटपुट का, डेल्टा वी आउट, इसका रेशो ला जाता है। ठीक है, अब फेज का चेंज हमको सुनाई देने में कोई फर्क नहीं लगता। हम जब साउंड सुनते हैं ना तो हमको फेज चेंज समझ नहीं आता हमको, है ना। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता फेज चेंज होने से। चलो, अब एक नई चीज अपन समझते हैं, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। बोलिए। वोल्टेज गेन ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा आवाज आएगी, है ना। वोल्टेज गेन ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा आवाज आएगी। वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर को हम एवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन, मतलब चेंज इन वी आउट कितना हुआ डिवाइड बाय चेंज इन वी इन। वी आउट मतलब क्या था यहाँ पे, वीसी था क्या भैया? आउटपुट किसको बोलते थे और इनपुट किसको बोलते हैं? ठीक है, अब वीसी और आईसी का रिलेशन था यहाँ पे, देखो ये इक्वेशन से। तो बाय दिस इक्वेशन मैं अगर डेल्टा वीसी की वैल्यू निकालूं तो क्या होना चाहिए, वीसी से तो चेंज ही नहीं होता है, बैटरी तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है। आईसी का चेंज हो रहा था ना, हम जब इनपुट पोटेंशियल का चेंज करते थे तो उससे करंट चेंज होता था ना, याद करो। तो ये क्या, चलो तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा वीसी को ये लिख सकते हैं, तो ये वहां उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एवी हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन के साथ डेल्टा आई सी आर सी अपॉन डेल्टा बीबी। अब थोड़ी देर पहले हमने इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन करा था, इनपुट रेजिस्टेंस आर इन हमने डिफाइन करा था डेल्टा वीबीई अपॉन डेल्टा आईबी करा था क्या। तो डेल्टा वीबीई को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिख दो। तो डेल्टा आई सी अपॉन आर इन इंटू डेल्टा आईबी, ऐसा लिख सकता हो क्या? देखो वीबी को, वीबी के चेंज को लिख दिया मैंने आर इन इंटू डेल्टा आईबी, आर इन इंटू डेल्टा आईबी। और डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी ये क्या है, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने ये, क्या है ये, बीटा एसी, एसी करंट गेन इंटू आर सी बाय आर इन। ठीक है, तो एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन क्या आ गई, माइनस बीटा एसी टाइम आर सी बाय आर इन। बीटा यहाँ पे बहुत बड़ा होता है ना, 50 60 100 ऐसे कुछ वैल्यू आती है, 100 200 इस तरह की वैल्यू होती है ट्रांजिस्टर में बीटा की वैल्यू। और आरसी, आप जो रजिस्टर लगाओगे वो होगा, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता था, अपन ने बात करी थी। तो गेन ओवरऑल बहुत बड़ी आएगी। और बाहर माइनस साइन बता रहा है फेज चेंज, बाहर माइनस साइन क्या बता रहा है, फेज चेंज। जब आपने इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट कम हो गया, वो माइनस साइन किससे आया, फेज चेंज की वजह से। ठीक है, अच्छा, यहाँ का इनपुट रेजिस्टेंस तो छोटा होता है लेकिन साथ में आरबी भी जोड़ा हुआ है आपने, तो इधर के वोल्टेज को जो रेजिस्टेंस दिखता है ना वो आरबी प्लस इनपुट दिखता है। क्या दिखता है, और इनपुट तो छोटा है, आरबी दिखता है नियरली, क्योंकि इनपुट तो छोटा है। तो कई बार है ना क्वेश्चंस में हमें आर इनपुट तो देते नहीं है, हम सीधा सीधा आर भी ले लेते हैं। तो माइनस बीटा ए सी इंटू आर सी बाय आर बी।
इस तरह से निकाल लेते वोल्टेज की। तो समझ में आई बात? ऐसा क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस तो बहुत स्मॉल होता है, और एक्चुअली हम जो वोल्टेज लगाते हैं ना वो यहाँ लगाते हैं, उसको आरबी प्लस आर इन, आरबी प्लस आर इन ये टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देता है। तो आरबी प्लस आर इन इज नियरली आरबी। जो हमारे इनपुट पोटेंशियल को रेजिस्टेंस दिखता है वो क्या होता है? आरबी प्लस आर इन। तो आरबी प्लस आर इन को हमने क्या बोल दिया? आरबी। तो समझे? चलो, तो क्वेश्चंस करते समय कई बार हमको आर इन देते नहीं है, तो इसलिए हम आरबी यूज कर लेते हैं, फिर जो बेस में रेजिस्टेंस है वो यूज कर लेते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर क्या आती है, नोट करिए लिसे। इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताइए। चलो नेक्स्ट चीज मैंने लिखी है पावर गेन। कई बार हमसे पावर गेन पूछ ली जाती है। पावर गेन का मतलब हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना। आउटपुट पावर हो जाएगा आउटपुट पोटेंशियल इनटू आउटपुट करंट, इनपुट हो जाएगा इनपुट पोटेंशियल इनटू इनपुट करंट। पावर को लिखते थे वी इंटू आई, पावर को लिख देते वी इंटू आई, है ना। तो यहाँ वी इंटू आई लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या ये? सबको दिख रहा है अच्छे से? हाँ, उधर ऑनलाइन में शायद कुछ नहीं दिख पा रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। तो पावर गेन जिसको हम एपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो था पावर आउटपुट, मतलब डेल्टा पावर आउटपुट जाएगा वी इंटू आई। वी को लिख देंगे डेल्टा वी आउट, मतलब वीसी इंटू आई सी, आउटपुट पोटेंशियल इंटू आउटपुट करंट। नीचे हो जाएगा इनपुट पोटेंशियल इंटू इनपुट करंट। ये वोल्टेज का रेशो वोल्टेज गेन थी, और करंट का रेशो करंट गेन थी, और एवी की वैल्यू जो निकाली वो रख दो। तो माइनस बीटा स्क्वायर आर सी बाय आर बी है। ऐसे ज्यादा फॉर्मूला तो आता नहीं है वैसे, ठीक है, ज्यादा लोग पूछते तो नहीं, लेकिन पावर गेन भी पता होना चाहिए। नोट कर लीजिए, पावर गेन। चलो, तो ये अपना एम्पलीफायर पूरा हो गया। इतनी चीजें हमको एम्पलीफायर में समझना थी। चलो, सबको क्लियर ये? क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड आते पूरे। अपन अभी पैकेज में क्वेश्चंस करोगे तो दिख जाएंगे आपको, है ना। आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है, इसके लिए थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए और फॉर्मूले याद होना चाहिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अभी चीजें समझ लेते हैं, फिर अपन मॉड्यूल में देख लेंगे इलस्ट्रेशन वगैरह और क्वेश्चन कैसे। एससीबी पेंडिंग है अपना ना। हाँ, तो इस सैटरडे को हमारा एक डाउट सेशन है, आपके शेड्यूल में आया था क्या? ठीक है, आप सैटरडे तक कर लीजिए, है ना। अभी अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस बचा है, पहले उसको पूरा कर लेते हैं, और फिर डिस्कशन डिस्कशन का काम रहेगा अपना, है ना। डिस्कशन वैसे भी अपना मॉड्यूल तो चल ही रहा है साथ साथ में, ठीक है। मतलब एससीबी बस पेंडिंग है अपनी ना। हाँ, तो एससीबी कर लेते हैं अपन, ठीक है, चलो, ओके। वो आपकी जवाबदारी है कि आप लोग डाउट टाइम में आके पूछ लोगे, मतलब जब अपने डाउट क्लास लगेगी आगे तब। ओके, तो अभी अपना एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया, अब अपन आगे की चीज स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा इस चैप्टर में बचता है लॉजिक गेट। क्या बचता है? लॉजिक गेट। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। लिखिए, लॉजिक गेट।
थोड़ा इजी भी पोर्शन भी है लॉजिक गेट, और कुछ बच्चों के लिए टफ भी हो सकता है ना। अगर आप सही तरह से समझ लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, और सही तरह से नहीं समझोगे तो आपको फिर बहुत टफ लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो लॉजिक गेट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम जब इनपुट देते हैं कुछ, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई की प्रेस करी, तो आप जब कोई की प्रेस करते हो तो की में क्या लिखा है, जैसे मान लो के लिखे हुए की को प्रेस करा, या पी ए बी सी डी का आपने कोई लेटर प्रेस कर दिया, तो उस की पे क्या लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग जो कोड होता है, बाइनरी कोड, वो जनरेट हो रहा है। वो जनरेट होकर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जाती है बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या, तो कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है एनी इंफॉर्मेशन विच हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, है ना। अगर आपको मैं कोई क्वेश्चन पूछूं जिसके दो ही पॉसिबल आंसर है, तो आप हम बोल सकते हैं कि आपका आंसर बाइनरी हो गया, है ना। जैसे अ, मान लो कि एक एग्जांपल के लिए मैं पूछ सकता हूँ कि अभी दिन है कि रात है। नहीं मतलब अभी अंधेरा काफी हो गया ना, बाहर काफी अंधेरा हो चुका है ना, ठंड का समय, काफी अंधेरा हो गया अभी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाहर क्या है, अंधेरा है, रात हो गई चलो। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकली तो शाम भी है, शाम बोल सकते हो, लेकिन अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि इतनी बजे से इतनी बजे तक को दिन बोलेंगे, इतनी बजे से इतनी बजे तक तो रात बोलेंगे, हमने डिसाइड कर लिया कि सुबह की 6 बजे से शाम की 6 बजे तक अपन बोलेंगे दिन है, और शाम की 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक क्या बोलेंगे, रात है। और फिर मैं आप तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि अभी दिन है कि रात है, तो आप क्या बोलोगे, रात बोलोगे, 6 के बाद टाइम हो गया है। तो अगर हमने चीजों को ऐसा डिफाइन कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक की चीज को ये बोलना है, यहाँ से यहाँ तक की चीजों को ये बोलना है, और वो डिफाइन अपन दो स्टेट्स में कर रहे हैं, दो पॉसिबल रेंज में कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि चीजें हमने बाइनरी कर दी। समझे बात। हमारे सर्किट्स में वोल्टेज से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज से आउटपुट मिल सकता है। जैसे अभी ट्रांजिस्टर में देखा अपन ने, हमने वीबी को इनपुट पोटेंशियल बोला था, वीसी को आउटपुट पोटेंशियल बोला था, और हमने वीबी और वीसी के बीच में ग्राफ बनाया था, है ना। अगर वीबी को हम केवल दो ही रेंज में रखे, वीबी को या तो लो या तो हाई, ऐसे दो वैल्यूज की ही बात करें, तो इस तरह से जब अपन बात करते हैं चीजों की, तो अपन बोलते हैं कि हमने बाइनरी कर दिया है। क्लियर। तो बाइनरी वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, बाइनरी वर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी चीज दो स्टेट्स में पॉसिबल है तो उसको बोलते हैं कि वो बाइनरी है। ठीक है, हमारे सर्किट्स भी बाइनरी इनपुट से काम कर सकते हैं। अब सर्किट्स में इनपुट क्या होता है, वोल्टेजेस। सर्किट में इनपुट क्या होता है, वोल्टेजेस। तो ऐसे सर्किट्स जो बाइनरी इनपुट से काम करते हैं, बाइनरी आउटपुट जनरेट करते हैं, और जिनमें आउटपुट और इनपुट में कुछ रिलेशनशिप होता है, उनको बोलते हैं लॉजिक गेट, है ना। क्या है लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स आर सर्किट्स, लॉजिक गेट्स आर circuits which has binary input, binary output, and there is some logic relationship between input and output. Okay, हाँ, ट्रू फॉल्स टाइप का कुछ। ओके, तो लॉजिक गेट्स आर लॉजिक गेट्स आर सर्किट्स, लॉजिक गेट्स आर सर्किट्स which has binary input, logic gates are circuits which has binary input, binary output, binary input, binary output, and there is some logic relationship between input and output. There is some logic relationship between input and output. अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखाई है, इसके हिसाब से तो कई सारे तरह के लॉजिक गेट संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में हम जो शुरुआत में बातें करेंगे, पहले आसान चीजों से करेंगे, धीरे धीरे टफ चीजों पे आएंगे। शुरुआत में क्या करेंगे, आसान चीजों से बातें करेंगे, धीरे धीरे टफ चीजों पे आएंगे। तो सबसे आसान गेट क्या होगा, जिसमें सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट हो, है ना। एक ही बाइनरी वैल्यू इनपुट की हो, एक ही वैल्यू आउटपुट की हो, जो इनपुट और आउटपुट हो वो बाइनरी वैल्यू का हो। सबसे आसान चीज ये हो सकती है ना।
तो सबसे आसान गेट जो दिमाग में आ सकता है हमारे, वो हो सकता है एक ऐसा गेट जिसमें एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है। सही बात है क्या? है ना? अब इनपुट की भी हमने क्या बोला है, दो ही स्टेट पॉसिबल है। अब वो स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसको जनरली हम रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर यूज कर लेते हैं 0 एंड 1। इनपुट की स्टेट क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर क्या यूज करते हैं, 0 एंड 1। 0 एंड 1 रिप्रेजेंट्स टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इनपुट। अब यहाँ अपन बात करते हैं वोल्टेजेस की। तो वोल्टेज दो स्टेट्स का होना मतलब कि लो वोल्टेज होना या हाई वोल्टेज होना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो, तो सबसे सिंपल जो गेट हो सकता है उससे स्टार्ट करते हैं, है ना? तो सबसे सिंपल गेट हो सकता है, पहला गेट लिखे नॉट गेट। नॉट गेट। नॉट गेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज सिंबल ऑफ नॉट गेट। दिस इज सिंबल ऑफ नॉट गेट। क्या है ये? नॉट गेट, सिंबल ऑफ नॉट गेट, है ना? तो इसका सर्किट बना के साथ साथ समझाता हूं मैं आपको कि अंदर हो क्या रहा है। नॉट गेट, अगर आपको एक सर्किट बनाना है जो नॉट गेट जैसा काम करे, तो अभी अभी जस्ट पढ़ा था अपन ने, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस था ट्रांजिस्टर में अपन ने पढ़ा था ना अभी, VBE, और जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस था VCE, इनका आपने ग्राफ बनाया था। बनाया था क्या? हाँ, कैसा ग्राफ आया था वो? कैसा ग्राफ आया था? कैसा ग्राफ आया था क्या? है ना? तो आप देखो, जब VB की वैल्यू लो है, VB को लो रखा, तो आउटपुट क्या मिला? है ना? तो जब VB को हाई रखा, हाई वोल्टेज लगाया, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया? तो समझ आया? तो ये नॉट गेट जैसे तो काम कर रहा है। नॉट गेट जैसे तो काम कर रहा है सर्किट ये। तो ये सर्किट नॉट गेट है, समझे? इसमें इनपुट का पोटेंशियल डिफरेंस जब लो वोल्टेज रखा आपने, तो आउटपुट में क्या मिला है? और जब इनपुट में हाई रखा तो आउटपुट, ये नॉट गेट है। ये सर्किट एक नॉट गेट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब इतना ऐसा सर्किट कौन बनाता रहेगा बार बार? उसका एक सिंबल बना लिया अपन। ये क्या है? सिंबल। क्या है? नॉट गेट का सिंबल। क्या है ये? सिंबल ऑफ नॉट गेट, है ना? अब इसमें इनपुट जो है उसको हम एक लेटर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना? इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो समझाने के लिए हम एक टेबल बना देते हैं जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप समझा रही है। इनपुट रखा 1 तो आउटपुट हो गया 0, इनपुट रखा 0 तो आउटपुट हो गया 1। ये 1 और 0 क्या है? दीज आर टू पॉसिबल स्टेट्स। ये 1 और 0 क्या है? टू पॉसिबल स्टेट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने नॉट गेट का। कोई भी ऐसा चीज जहां पर ऐसा हो जाए कि इनपुट की दो पॉसिबल स्टेट है और उससे आपके आउटपुट की दो पॉसिबल स्टेट्स गवर्न हो रही है, तो वहां क्या बन सकता है? नॉट गेट। जैसे एक और आइडिया देता हूँ, ये तो मैंने एक सर्किट बनाया, एक सर्किट तो नहीं लेकिन कुछ और चीज बनाता हूँ। मान लीजिए यहाँ एक बैटरी लगी थी, एक यहाँ पर एक स्विच है, और यहाँ पर एक बल्ब है ना? हमारा आउटपुट का मतलब है बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं ग्लो हो रहा है। ये हमारे आउटपुट की दो पॉसिबल स्टेट्स है। मैंने बोला हमारा आउटपुट क्या है? बल्ब का ग्लो होना या नहीं ग्लो होना। तो आउटपुट की दो स्टेट पॉसिबल है। ठीक है। हमारे पास जो स्विच है उसकी दो स्टेट पॉसिबल है, वो ओपन है या क्लोज है। तो हमारे स्विच की स्टेट इनपुट है, बल्ब की स्टेट आउटपुट है। अभी बताओ, जब स्विच को क्लोज करोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा? ढंग से सर्किट देखो। अगर इस स्विच को तुमने क्लोज करा ना, तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, बल्ब से करंट ही नहीं जाएगा, है ना? तो जब इनपुट की स्टेट ओपन की थी तो बल्ब ग्लो करेगा, और जब इनपुट की स्टेट क्लोज की थी तो बल्ब, तो एक तरह से नॉट गेट जैसा हो गया। समझ आ रहा है?
अगर आपने बल्ब के ग्लो होने को बोला 1 और इनपुट की स्टेट क्लोज जो है उसको बोला आपने 0, तो 0 पे 1 आएगा। और जब आपने ओपन रखा, यहाँ 1 रखा, तो उधर, बात समझ में आई? तो यहाँ सर्किट में इनपुट किसको डिफाइन करा, आउटपुट किसको डिफाइन करा, इनपुट आउटपुट की स्टेट्स क्या डिफाइन करी, उस हिसाब से नॉट गेट बन सकता है ना। बट दिस इज नॉट अ कुछ सर्किट नहीं है ये, मतलब एक ठीक है, एक आइडिया समझाने के लिए बता रहा हूँ कुछ आपको कि नॉट गेट का मीनिंग क्या है, समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, नॉट गेट को एक्चुअली सर्किट में कैसे रियलाइज कर सकते हैं, ये हो गया सर्किट रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट। व्हाट इज दिस? सर्किट रियलाइजेशन मतलब नॉट गेट का सर्किट कैसे बनाना है। ये क्या है? सिंबल। ये टेबल जो है जो बता रही है कि इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज का क्या रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब आउटपुट जो y है, जिसको y से रिप्रेजेंट करा, वो इनपुट का उल्टा है, ठीक, 1 का 0, 0 का 1। तो ये मैथमेटिकली सिंबॉलिकली लिखने का तरीका होता है, ये है ना। इसे पढ़ा जाता है y इक्वल टू ए नॉट। क्या पढ़ते? y इक्वल टू ए नॉट। ये जो लिखा है इसे पढ़ते कैसे? y इक्वल टू ए नॉट या y इज ए नॉट। चलो कुछ बात समझ में आई? नोट करिए नॉट गेट का मतलब, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, सर सिंबल, सिंबल ऑफ नॉट गेट। ये क्या है? सिंबल ऑफ नॉट गेट। चलो सबको क्लियर हुआ? व्हाट आर गेट्स? गेट्स आर सर्किट्स। ठीक है, ऐसे सर्किट जिसमें इनपुट और आउटपुट बाइनरी फॉर्म में होते हैं और कुछ रिलेशनशिप होता है इनपुट आउटपुट में, है ना। इनपुट को लो रखा तो आउटपुट हाई मिल गया, इनपुट हाई रखा तो आउटपुट लो हो गया। इनपुट की वैल्यू जो थी इसी उसके उल्टे टाइप की आउटपुट की वैल्यू आ गई। तो ये सर्किट क्या है? नॉट गेट का काम कर रहा है। इस चीज को क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। चलो ये क्लियर, आगे बढ़े। चलो नॉट गेट के बाद अब अपन अच्छा, ऐसा भी और कोई सा ऐसा गेट सोच सकते हो क्या जो एक इनपुट और एक ही आउटपुट दे, एक इनपुट ले एक आउटपुट दे? हाँ भाई, इनपुट बाइनरी है, अगर इनपुट बाइनरी है तो उसकी वैल्यू 1 और 0 हो सकती है, आउटपुट भी बाइनरी तो 1 और 0 हो सकती है। तो 1 पे 0, 0 पे 1 उल्टा मिल जाए या वही मिल जाए, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, है ना। या दोनों तरफ 0 है, दोनों तरफ 1 मिल जाए। अब दोनों तरफ 0 हो गया, वो कोई लॉजिकल बात थोड़ी हुई कि इनपुट कुछ भी है आपका आउटपुट हमेशा 0 है, ये कोई लॉजिकल बात थोड़ी हुई, है ना। सिमिलरली इनपुट कुछ भी आपका आउटपुट हमेशा 1 है, ये भी एक इलॉजिकल बात है। इस सर्किट की क्या जरूरत है आपको, जब आपको इनपुट की वैल्यू से मतलब ही नहीं है, आपका आउटपुट हमेशा फिक्स है, तो ये सर्किट कोई लॉजिकल सर्किट थोड़ी हुआ। इनपुट को देख के आउटपुट थोड़ी डिसाइड हुआ वहां पे, है ना। और मान लो आपने ऐसी टेबल बनाई कि 1 पे 1, 0 पे 0, तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो ये भी लॉजिकल बात हो गई ना, आपको सर्किट की जरूरत क्या है, जो इनपुट को उसको आगे यूज कर लो डायरेक्ट। ठीक है, तो बाकी जो भी आप सोच सकते हो वो सब इलॉजिकल बात हो जाएगी एक इनपुट और एक आउटपुट में। एक इनपुट जो दिया उसका ठीक उल्टा मिल जाए, ये एक लॉजिकल कुछ चीज हुई। उस इस गेट को क्या बोलते हैं? नॉट गेट। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कुछ नहीं, है ना। मतलब उसका कुछ नाम देने का सेंस क्या है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं दो इनपुट से काम करने वाले सिंगल आउटपुट देने वाले गेट्स की। क्या बात कर रहे? दो इनपुट सिंगल आउटपुट। क्या बात कर रहे? दो इनपुट सिंगल आउटपुट। हमने सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट तो देख लिया, अब दो इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो दो इनपुट सिंगल आउटपुट में सबसे पहला गेट अपन देखेंगे और गेट। नाम दे दिया और गेट।
और गेट का सिंबल ये होता है, और गेट का सिंबल ये होता है जिसमें दो इनपुट होते हैं ए एंड बी, और एक आउटपुट जनरेट होता है वाई। नाम दे दिया, मतलब इनपुट को अपन ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटपुट को अपन वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और गेट का मतलब क्या, रिलेशनशिप क्या होना चाहिए इनपुट आउटपुट की जिससे अपन उसको और गेट बोलेंगे, तो क्या रिलेशनशिप होना चाहिए वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। दोनों इनपुट जीरो पर आपको आउटपुट जीरो मिले, और ए या बी कोई भी एक वन हो जाए और आउटपुट आपको वन मिल रहा है, इसे बोलते हैं अपन और गेट। समझे, कोई भी एक इनपुट वन तो आउटपुट वन, इसे बोलते हैं और गेट। कोई भी एक इनपुट वन तो आउटपुट वन, तो इसे बोलते हैं और गेट। समझे, एक ऐसा सर्किट जिसमें दोनों इनपुट के किसी भी एक वैल्यू की किसी भी एक इनपुट की वैल्यू वन हो जाए, हाई हो जाए, तो आपको आउटपुट आउटपुट अगर हाई मिल जाए तो ऐसे सर्किट को बोलेंगे वो और गेट का काम कर रहा है। तो समझे, तो दो है ना, दो वैल्यू है ना इनपुट की। हाँ, हाँ इनपुट की वैल्यू दोनों हो सकता है सेम हो, दोनों हो सकता है अलग हो, लेकिन अगर इनपुट की जो वैल्यूज है वो देखकर आउटपुट डिसाइड हो रहा है, इनपुट की दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वन हो गया और आउटपुट वन हो गया, ऐसा करने वाला सर्किट जो होता है उसको बोलते हैं और गेट। ठीक है, अब सर्किट कैसे बनता है इसका असली में, और गेट का सर्किट कैसे होता है, तो देखो ये दो डायोड है, दोनों से मिलकर एक ऐसा सर्किट बनाया है। यहाँ ग्राउंडिंग कर रखी है आपने, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको बोला है आउटपुट पोटेंशियल, और यहाँ पर इनपुट पोटेंशियल से ये ए इनपुट पोटेंशियल है, बी इनपुट पोटेंशियल है। अब बताओ किसी भी एक पॉइंट पर अगर हाई पोटेंशियल लगा दिया तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, तो उससे करंट आ जाएगा, और यहाँ हाई पोटेंशियल तो यहाँ भी हाई पोटेंशियल मिल जाएगा ना, क्योंकि डायोड वायर जैसा बन जाता है। तो कहीं भी हाई पोटेंशियल लगाने पर आउटपुट हाई पोटेंशियल का मिल जाएगा, इसलिए ये सर्किट क्या है, और गेट है। इनपुट में किसी भी एक इनपुट की वैल्यू हाई वोल्टेज की होने से आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, तो ये पूरा सर्किट क्या है, और गेट है। तो दिस सर्किट इज और गेट। समझे, दिस सर्किट इज और गेट। हाँ, वन वन को अपन मान सकते हैं कि हाई वोल्टेज है, जीरो को मान सकते हैं लो वोल्टेज है। इनपुट पोटेंशियल की वैल्यूज लो एंड हाई, लो को मान सकते हैं जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाई को मान सकते हैं कि वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन में सबको आ रहा है, निश्चित का बहुत देर पहले यस आया था, बाकी बच्चों का कुछ बताइए जल्दी से, अभी ये सब आ रहा है। और गेट का मीनिंग समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अच्छा, इसको मैं अगर वो स्विच वाली एनालॉजी बनाऊं, मान लो आपके पास एक बैटरी है और आपने दो स्विच लगाए सर्किट में, ठीक है, और यहाँ एक बल्ब लगाया है। तो बताओ बल्ब के ग्लो होने के लिए कोई भी एक स्विच ऑन हो जाए तो चल जाएगा ना, है ना। दो स्विचेस है, मतलब दो इनपुट है, कोई भी एक को ऑन कर दोगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो ये सर्किट भी और गेट जैसा डिपिक्ट कर रहा है। बल्ब का ऑन होना किसी भी एक स्विच के ऑन होने से हो जाएगा, बल्ब का ग्लो होने के लिए आपको कोई भी एक स्विच ऑन करना है ना, आइदर दिस और दिस और बोथ, दोनों में से कोई एक भी ऑन हो गया, दोनों भी ऑन हो गए तो भी बल्ब ग्लो करेगा। सही है क्या, है ना, बोलो क्या। इस बल्ब को ऑन करने के लिए आपको ये ऑन करना चाहिए, ये ऑन करना चाहिए, कि दोनों करना चाहिए, कि कोई भी एक हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, इनपुट दो है, आउटपुट एक है। हम्म, हाँ, आ गया, वेरी गुड। चलो समझ में आई सबको बात, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये तो सिंबल हो गया और गेट का, ये और गेट की ट्रुथ टेबल हो गई, ये और गेट का सर्किट हो गया, ठीक है। और गेट को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, तो y इक्वल टू लिखते हैं अपन a और b, और को अपन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से, नोट करिए।
दो ही इनपुट से एक आउटपुट बनने की और भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। अब नई तरह की पॉसिबिलिटी, थर्ड टाइप का गेट, उसे बोलेंगे एंड गेट। थर्ड टाइप का गेट जो हम समझ रहे हैं वो है एंड गेट। एंड गेट का मतलब होता है जब ए एंड बी दोनों वन हो तो आउटपुट वन हो, ए एंड बी दोनों वन तो आउटपुट वन, इन अदर केसेस जीरो। ऐसे गेट को बोलते हैं एंड गेट। उसका सर्किट में सिंबल ये शो करते हैं अपन, ऐसा सिंबल बनाते हैं। फिर टी जैसा बना दिया देखो मैंने, पिछली बार मैंने मून जैसा क्रेसेंट शेप दिखाया था, अब की बार टी, है ना, डी है ना ये डी, ठीक है, टी जैसा शेप। मैथमेटिकली उसको ऐसा लिखते हैं ए डॉट बी, है ना। सर्किट कैसा बनता है, किस तरह का सर्किट एंड गेट जैसा काम कर सकता है, वो दिखाता हूं मैं। हाँ, ए और बी जीरो मतलब आई भी जीरो, मतलब जब दोनों वन तभी वन, अदरवाइज जीरो। क्या मतलब, जोर से बोलो। ये जीरो और वन अपन ए और बी की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ए और बी की दो तरह की स्टेट पॉसिबल है ना, ए और बी की दो तरह की स्टेट पॉसिबल है। एक स्टेट को अपन जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी स्टेट को वन से, है ना। तो सर्किट में स्टेट का मतलब होता है वोल्टेज। ए वैल्यू जीरो मतलब लो वोल्टेज, जीरो मतलब आप सोच सकते हो लो वोल्टेज, और वन मतलब सोच सकते हो हाई वोल्टेज, है ना, वोल्टेज। तो वहां ये टेबल बनाने का मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों जगह लो लो वोल्टेज लगाया तो आउटपुट भी लो वोल्टेज का आया। दोनों जगह में से किसी भी एक जगह हाई वोल्टेज लगाने पर भी आउटपुट लो ही आ रहा है। जब दोनों जगह हाई वोल्टेज लगाओगे तभी हाई वोल्टेज आएगा। तो जिस सर्किट में ऐसा हो जाएगा उस सर्किट को बोल देंगे एंड गेट। तो देखो ये रहा वो सर्किट जिसमें ऐसा होता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अपना आउटपुट का पोटेंशियल है, यहाँ के पोटेंशियल अपने इनपुट के पोटेंशियल है। ये जो बैटरी है इसकी वजह से, ये जितने वोल्ट की बैटरी है ना उतने वोल्ट का अपन यहाँ इनपुट में हाई वोल्टेज लगाने वाले हैं। दोनों तरफ अगर तुमने लो वोल्टेज लगाया तो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, क्योंकि इस बैटरी की वजह से करंट ऐसा आ जाएगा। आ रहा है क्या, कहीं पर भी आपने लो वोल्टेज लगाया तो वो वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और लो वोल्टेज लगाने की वजह से डायोड वायर जैसा बिहेव करता है, तो यहाँ का लो वोल्टेज होने से यहाँ भी लो वोल्टेज आ जाएगा, या फिर यहाँ का लो वोल्टेज होने से यहाँ लो वोल्टेज आ जाएगा। किसी भी एक जगह लो वोल्टेज लगाया तो आउटपुट लो वोल्टेज का मिलेगा। सही बात है क्या। तो ऐसा सर्किट जिसमें इनपुट में कहीं पर भी लो वोल्टेज आने से आउटपुट लो है ना। देखो कहीं पर भी लो आने से आउटपुट लो है, ठीक है। अच्छा, दोनों जगह हाई वोल्टेज लगा के देखो। हाई वोल्टेज लगाने से डायोड में इधर भी हाई वोल्टेज था, इधर भी हाई वोल्टेज, तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में नहीं आएगा ना अब, क्योंकि दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल हो गया ना। यहाँ भी हाई यहाँ भी हाई, तो इसमें कोई करंट थोड़ी आएगा फिर। तो समझ में आई बात, इसमें करंट थोड़ी आएगा। जब इसमें करंट नहीं आया, दोनों डायोड में अगर यहाँ दोनों तरफ हाई वोल्टेज है तो कोई भी करंट नहीं आएगा। और कोई भी करंट नहीं आया तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही यहाँ दिखेगा ना। रजिस्टर में करंट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वही यहाँ दिखेगा। यहाँ मान लीजिए ग्राउंड तो जीरो होता है, यहाँ मान लीजिए 5 वोल्ट था तो यहाँ भी 5 वोल्ट दिखेगा। तो यहाँ पे हाई हाई वोल्टेज लगाने से यहाँ पर भी हाई वोल्टेज आ गया, दोनों तरफ वन लगाने से आउटपुट भी वन हो गया। ये क्या हो गया, एंड गेट। इस गेट में, इस सर्किट में जब दोनों इनपुट पे हाई वोल्टेज था तो आउटपुट हाई वोल्टेज है। किसी भी एक इनपुट पे लो वोल्टेज लगा दिया तो आउटपुट भी क्या हो गया था, लो। तो किसी भी एक इनपुट पे लो वोल्टेज लगा देने से आउटपुट भी लो हो रहा है। तो दोनों तरफ जो हाई वोल्टेज था तो आउटपुट हाई वोल्टेज है। तो इस सर्किट को देख सकते हैं कैसा काम कर रहा है, ये एंड गेट जैसा। तो समझ में बात। चलो, ये हो गया एंड गेट का सर्किट सिंबल, ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल, ये एंड गेट को मैथमेटिकली लिखने का तरीका, ये एंड गेट का सर्किट डायग्राम, सर्किट रियलाइजेशन। और एंड गेट को अगर मुझे इस तरह के सर्किट में समझाना है तो दोनों स्विचेस सीरीज में बना सकता हूँ। इस बल्ब को ऑन कराने के लिए दोनों स्विच ऑन करना पड़ेंगे, कोई एक भी ऑफ रहा तो ऑफ ही रहेगा ना। तो जब दोनों ऑन तो बल्ब ऑन, दोनों इनपुट हाई तो आउटपुट वन, है ना। समझ पा रहे, चलो।
नोट कर लीजिए एंड गेट। ऑनलाइन में बताइए, समझ में आया? सभी बच्चे बताइए, एंड गेट का मतलब समझ में आ रहा है? चलो बच्चों का मतलब, बच्चों को यह सारा लिखा है, वेरी गुड। तो हमने अभी तक 3 गेट पढ़े, नॉट, एंड, और। कौन से गेट पढ़े? नॉट, एंड, और। ठीक है। क्या हुआ? अब नेक्स्ट गेट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट गेट जो भी अपन बनाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनसे ही डिराइव होते हैं। जो अपन ने 3 गेट पढ़े ना अभी, इनसे ही डिराइव हो जाते हैं। तो आप जो भी सोच सकते हो ना, वो इनसे ही डिराइव हो रहा है। देखो, नेक्स्ट गेट अपन पढ़ेंगे 4th नंबर का, नैंड गेट। NAND मतलब नैंड गेट। उसका सिंबल ये होता है, यहाँ से गोला जैसा लग जाता है ना। इसको आप नैंड गेट को ऐसा समझ सकते हो, दिस इज नॉट ऑफ एंड। एंड का नॉट, एंड का, एंड का, एंड का नॉट, मतलब जो एंड का आउटपुट होता था उसका नॉट कर दो। 1 को 0 कर दो और 0 को, एंड गेट के आगे नॉट लगा दिया, ऐसा सोच सकते हो, है ना। आप ऐसा सोच सकते हो कि एंड गेट के आगे क्या लगा दिया है, ये एंड गेट था, उसके आगे किसी ने नॉट लगा दिया, तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया, नॉट ऑफ एंड, मतलब NAND, नैंड गेट। ठीक है। तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल ये होती है। नैंड गेट को सर्किट में दिखाने के लिए यहाँ पे नॉट लगा देते, ये मैथमेटिकली दिखाने के लिए यहाँ नॉट लगा देते। नॉट को अपन बार से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। फिर बाकी ये तो हटा देता हूँ मैं, उसका सर्किट रियलाइजेशन आप बना सकते हो खुद ही। भाई अपन ने जो एंड गेट बनाया उसके आगे नॉट गेट तो लगा ही सकते हो ना। नॉट का सर्किट भी बताया मैंने आपको, एंड का सर्किट भी बताया, तो एंड के आगे नॉट का सर्किट लगा दो, नैंड गेट का सर्किट बन जाएगा। क्लियर? चलो, नैंड गेट क्या है, क्लियर? ये 4th नंबर का गेट पढ़ा अपन ने, नैंड गेट। ठीक है। अगले नंबर का गेट, 5th, हो जाएगा नॉर गेट, मतलब नॉट ऑफ और। उसका सिंबल जो और गेट का सिंबल होता है ना, उसके आगे ऐसा नॉट लगा देते हैं, है ना। ए और बी का आउटपुट जो मिल रहा है बाय, उसको लिखेंगे। और को अपन ऐसा लिखते थे A+B, उसके ऊपर नॉट लगा हुआ है ना। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है। इसकी ट्रुथ टेबल, तो और गेट में क्या होता था, कोई भी एक इनपुट 1 तो आउटपुट 1 हो जाता था, है ना। दोनों जीरो पे और में 0 मिलता था, और कोई भी एक 1 होने से इन तीनों केसेस में 1 1 1 मिलता था। अब इन तीनों केसेस में 1 का उल्टा 0, और जहां 0 मिलना था वहां 1। नॉट ऑफ और कर दिया, तो समझे। तो इसे बोलते हैं नॉर गेट। नॉर गेट को मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये उसकी ट्रुथ टेबल, इस सर्किट सिंबल। इज क्लियर? चलो, तो अपन ने अभी कितने गेट पढ़ लिए, 5। कौन कौन से? नॉट, और, एंड, फिर इन, एंड के आगे नॉट लगा दिया, और के आगे नॉट लगा दिया, तो नैंड एंड नॉट। क्लियर? चलो, और क्या गेट हो सकते हैं समझते हैं अपन, अब ब्रेक के बाद समझेंगे। ठीक है। चलो, ब्रेक के बाद मिलते हैं अपन।